देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो दो बादशाहों के बीच अपनी बाजी खेल रहे हैं। वो बीजेपी में हैं तो नीतीश कुमार के करीब भी, लेकिन वो खुद बादशाह नहीं बन पा रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि कहीं इस खेल में वो ताश के 53वें पत्ते न बन जाएं। फिल्मी पर्दे से राजनीति में उतरे कलाकारों में बादशाह शत्रुघ्न सिन्हा, आपका स्वागत है। ये जो 53वां पत्ता है, ये आपकी फिल्म काला पत्थर में है। इसका डायलॉग अगर हो जाए तो इसकी शुरुआत हो जाए शो की। ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। जी, आप तीसरे बादशाह हैं। आपसे जरूरी सवाल होंगे, खास मेहमान भी सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले आपके राजनीतिक सफर पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। अभिनेता भी। आज मैं सरकार नहीं, सुपर सरकार है। राजनेता भी। टॉपिक इज ओवर। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, जो पर्दे पर दिखा वही हकीकत में। लेके उस पार न जाएगी जुदा राह कोई, भीड़ के साथ ही दलदल में उतरना होगा। तीखे तेवर और बेबाक बोल। मैंने कहा कि पार्टी को सर्जरी की बड़ी सख्त आवश्यकता है। बिहार से बॉलीवुड तक पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा जितने कामयाब बड़े पर्दे पर रहे, उतनी ही शोहरत राजनीति में भी हासिल की। शत्रुघ्न 45 साल से बॉलीवुड में है, 80 के दशक से राजनीति में है, लेकिन उनकी ठसक न पर्दे पर कम हुई और न ही राजनीति के मैदान में। सच कहना बागी है तो फिर समझो हम बागी हैं। बड़े पर्दे पर विलेन के किरदार से करियर शुरू करने वाले शत्रुघ्न अपनी काबिलियत के दम पर पर्दे के हीरो बन गए। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। अमिताभ के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी जबरदस्त बन गई। बड़े पर्दे पर शत्रुघ्न की छवि गुस्सैल हीरो वाली रही। गरम तेवर और मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली जैसे होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन भी कहा जाने लगा। मेरी बहन पे किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे बचाने वाली कोई शक्ति इस दुनिया में मौजूद नहीं। 70 और 80 के दशक में एक समय शत्रुघ्न को अमिताभ से बेहतर अभिनेता कहा जाने लगा। बताते हैं कि शत्रुघ्न की शोहरत से डरकर अमिताभ ने शत्रु के साथ फिल्में करने से मना कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का एक और पहलू भी है। उनके परिवार पर राम और रामायण का गहरा असर रहा है। पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने अपने चारों बेटों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखे। मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का नाम रामायण है, तो दो बेटों का नाम लव और कुश है। शत्रुघ्न भले ही अब राजनीति में हो, लेकिन उनका पूरा परिवार फिल्मी दुनिया में ही रचा बसा है। शत्रुघ्न की पत्नी पूनम सिन्हा अभिनेत्री और पूर्व मिस यंग इंडिया रह चुकी हैं। बेटी सोनाक्षी इस वक्त बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री है। पटना में पैदा हुए शत्रुघ्न सिन्हा 69 साल के हो चुके हैं। वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शत्रुघ्न फिलहाल सांसद हैं। कभी नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने की पैरवी करने वाले बिहारी बाबू आज अपनी ही सरकार के आलोचक भी हैं। मैं कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हूँ। जो चीज हम दे नहीं सकते हैं वो हम ले कैसे सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले शत्रुघ्न फिर चर्चा में है। कभी वो लालू के घर पहुंच जाते हैं तो नीतीश की भी तारीफ करते दिखते हैं। तारीफ करूं तो बुरी बात नहीं, मैंने अभी भी की। योग्य आदमी है, काबिल आदमी है। मैं बिहारी बाबू, मैं बिहार का, मीडिया से बात हो रही है, मैं अपने मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करूंगा तो क्या किसी और के मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा? कई वर्षों से बीजेपी के साथ उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे, लेकिन सच ये भी है कि शत्रुघ्न ने कभी भी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। शत्रु जी, आप इस समय किस रोल में हैं? आप हीरो हैं, विलन हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं? आप बीजेपी के साथ हैं या जेडीयू के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं? जवाब शुरू करने से पहले ये कहना फिर से ज़रूरी होगा कि मैं पहला व्यक्ति या व्यक्तित्व पूरे फिल्म उद्योग, पूरे भारत के फिल्म उद्योग से हूँ जो भरपूर जवानी में ऊंचाइयों की शिखर पे टायर्ड और रिटायर्ड हुए बगैर मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जयप्रकाश नारायण जी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी से प्रभावित होकर राजनीति में आया। और राजनीति में आया तो पहला व्यक्ति हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में आया। उस वक्त आया जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी जी, जिसका दूर दूर तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सत्ता में आएगी। उस वक्त से लेकर आज तक मैं सुख दुख का भागीदार रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। दम खम के साथ चला हूँ, सेल किया है मैंने। आज तक कहीं किसी और पार्टी में नहीं गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और शायद इंशाअल्लाह आखिरी पार्टी साबित होगी। इसके बाद ये पूछने का कोई महत्व नहीं बनता है या ज़रूरी नहीं बनता है कि मैं किसके साथ हूँ। दोस्ती अलग जगह है, व्यक्तिगत रिश्ते और संबंध वो शिष्टाचार के तहत आते हैं, वो संस्कार के तहत आते हैं। आज मेरी बहुत लोग, और मैं खासकर जयप्रकाश नारायण जी के हेल्दी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट हूँ। तो हेल्दी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट हूँ तो इसका मतलब कि हमारा ओपोनेंट जो है, हमारा विरोधी जो है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो लोग हमारे ही परिवार के हैं। दिवांग जी, आप सबको जानते हो, सब हमारे ही समाज के हैं। पर आप तो अच्छे एक्टर हैं। राजनीति में आपकी एक्टिंग ऐसी क्यों होती है कि आप लगते हैं कि पार्टी में हैं पर विलन हैं? विलन के रोल में आप क्यों आ जाते हैं? ये सवाल आपसे क्यों पूछा जाता है? ये आपने पूछा दिवांग जी, पहले मैं उसी सवाल को कंक्लूड कर दूं कि मैं विलन या जीरो से हीरो बना फिल्मों में भी, और संघर्ष करके पूरे एक भारत के फिल्म उद्योग का रिकॉर्ड कायम हुआ कि पहला आदमी जो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना। आज तक भारतीय फिल्म उद्योग का कोई आदमी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना है। एक रिकॉर्ड हुआ। माने बड़े बड़े लोग आए, स्टेट पॉलिटिक्स में रहे, चाहे साउथ इंडिया में रहे, चाहे हमारे चेन्नई में रहे, चाहे बेंगलोर में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर कोई नहीं बना। तो मैं संघर्ष करके जीरो से हीरो फिल्मों में और जीरो से हीरो राजनीति में बना। इसलिए हीरो हूँ, हीरो था और हीरो ही रहूंगा। अब रही बात कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, वो जो चश्मा पहन रहे हैं उनमें सब नहीं, कुछ लोग वो जो चश्मा पहन रहे हैं उस चश्मे से उनका ऐसा दिखाई पड़ रहा है। मैं अगर जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री डैशिंग डायनेमिक, हमारे एक्शन हीरो प्रधानमंत्री, अभी नरेंद्र मोदी जी अभी दिग्विजय सिंह के यहाँ गए थे, हाथ पकड़ के घूम रहे थे उनकी शादी में, या मुलायम सिंह जी के यहाँ उनके जो एंगेजमेंट थी, लालू यादव जी थे, या लालू यादव जी का हाल चाल पूछा। तो ये शिष्टाचार है, ये बिहेवियर है। इसके ज़्यादा राजनीति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 1 मिनट कंक्लूड कर दूँ, 1 मिनट, अगर मैं नीतीश कुमार जी से मिलता हूँ और बिहार की प्रगति के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के बारे में, एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट, हमने सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिसकी उन्होंने केजरीवाल जी ने हमसे मांगा है उसको, और उन्होंने बहुत उसमें अपनी सहमति जताई है, बहुत अच्छा लगा। अगर वो प्रोजेक्ट देके सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और हमारे कुछ लोग जब सरकार में थे भी, तो जिन कारणों से या खास कारणों से उन्होंने नहीं किया और नहीं करना चाहे, आज अगर नीतीश बाबू उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, मैं एंड ऑफ द टनल पे लाइट देख रहा हूँ, लगता है बहुत जल्दी वो भी प्रोजेक्ट सामने आ जाएगा। तो फिर मैं अपने बिहार के मुखिया, बिहार के गार्डियन, हमारे व्यक्तिगत मित्र और दोस्त, अगर मैं नीतीश बाबू से मिलता हूँ तो ये कहाँ गलत है, इसमें कौन सी राजनीति है? ये उनका चश्मा है जो देख रहे हैं। ये इस पर आगे भी सवाल होगा, पर आप जो कर रहे हैं, जिस तरह भी आप राजनीति में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ पकड़ते हैं दूसरे नेताओं के, पर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप हैं कहाँ। ये सवाल आप ही से बार बार होता है। इस पर हम आगे भी सवाल पूछेंगे। विनोद, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, शत्रुघ्न जी,
आपने कहा कि बीजेपी में आप तब से हैं जब दो सदस्यों की पार्टी थी। मैं भी आपको जानता हूँ राजनीतिक तौर पर 1991 में जब राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जी नई दिल्ली से, तब से मैं आपको जानता हूँ राजनेता के तौर पर और कलाकार के तौर पर। तो भारतीय जनता पार्टी से आपका बहुत पुराना नाता है और कई टर्म MP रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। लेकिन जिस तरह से आप पार्टी लाइन से अलग जा कर के, चाहे वो याकूब मेमन वाला मसला हो, फांसी की सज़ा को लेकर के आप कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ आपने बात की, दस्तखत किए आपने, आप अभी नीतीश कुमार वाली आपने सफाई दी। दस्तखत नहीं किया है हमने जी, यही कहा जो लोग वो चश्मा पहनते हैं अब उनको लगता है उनका हर वार जब खाली जाता है तो फिर कोई नया तीर, नई बात और नया वार शुरू। मैं उसी चश्मे पर आ रहा हूँ जो वो बिल्कुल गलत है। मैंने तो कोई मैं सवाल पहले विनोद जी आपको ये क्लैरिफाई कर दूं बीच में, बाकी आप वो कंप्लीट करें कि मैंने कभी कोई दस्तखत नहीं किया और मैं फांसी की सजा के खिलाफ हूं। इनसे पूछिए, आपके बगल में संतोष जी बैठे हैं, आज से नहीं शुरू से खिलाफ हूं। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां फांसी की सजा नहीं दी जाती, चाहे बिहारी को मिले, पंजाबी को मिले, महाराष्ट्रियन को मिले, हिंदू को मिले, मुसलमान को मिले, किसी जाति जात या धर्म मजहब के लोगों को मिले, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो मैंने कहा कि जो चीज़ आप दे नहीं सकते हो ले कैसे सकते हैं, लेकिन अगर भारत के संविधान में है और भारत का कानून ऐसा कहता है और मानता है तो मैं भारत के संविधान के साथ हूँ, मैं कानून को सलाम करता हूँ। नहीं, लेकिन लगातार आपका जो भी आपके बयान, आपके भाषण, आपके एक्शन, उनको पार्टी में बहुत सारे लोग उसी चश्मे से देख रहे हैं जिस चश्मे की आप बात कर रहे हैं, लोग चश्मा पहन करके। तो मेरा खाली सवाल ये है कि आपकी नाराजगी, आपका असंतोष या आपका जो भी मतभेद है वो भारतीय जनता पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है जो इस समय देश और सरकार और पार्टी चला रहे हैं? बहुत अच्छे से आपने कंक्लूड किया विनोद जी, मैं बहुत आपकी तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छे से लास्ट सेंटेंस दिया आपने, मुझे क्यों दे दिया। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से तो मुझे कभी कोई मतभेद रहा ही नहीं। उनका जितना स्नेह मिला है, जितना उनका प्यार मिला है, जितना मान सम्मान दिया है, मेरे एक टेलीफोन पे, मेरे यहाँ में एक बुलावे पे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अगर किसी के यहाँ शादी में गए तो मेरे यहाँ आ गए और सिर्फ शादी में आए, मुंबई शादी अटेंड की, आशीर्वाद दिया वर वधू को, मेरे बेटे को, उसकी बहू, उसकी पत्नी को, और लौट गए। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, जिंदगी भर नरेंद्र मोदी का इस मामले में आभारी रहूँगा। जो मान सम्मान उन्हें मेरे प्यार मेरे बच्चों को दिया, मेरी बेटी सोनाक्षी को दिया, लव कुश को दिया, मेरी पत्नी पूनम सिन्हा को, मुझको इतना, तो उनसे तो कभी कोई मतभेद है ही नहीं। आडवाणी जी तो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर की तरह रहे। मैं जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है उनसे। और उसी तरह से अटल जी हों, चाहे आपने अभी बताइए, आपने कहा शीर्ष नेतृत्व से मतभेद, कभी भी आपने सुना है कि मैंने या राजनाथ सिंह जी ने कभी मेरे खिलाफ बोला हो, चाहे मैंने बोला हो? सुषमा स्वराज मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, बहुत मनपसंद नेता हैं, कभी उन्होंने सुना है कि उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ बोला, चाहे मैंने उनके खिलाफ कुछ बोला? ये पार्टी में कुछ लोग, विनोद जी आप भी जानते हैं, मैं इस मुलाकात में नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो अपनी इनसिक्योरिटी से, यानी मेरी लोकप्रियता में है, उनको लगता है मैं जाता हूं तो एक टावरिंग पर्सनालिटी बन जाता हूं, वो शायद बौने हो जाते हैं और इसलिए हमको उन्होंने रोकने टोकने की कोशिश, लेकिन हमारा हार्म नहीं कर रहे हैं वो अपनी हरकतों से। हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, वो कर रहे हैं वो लोग। और आज देखिए बिहार है। शत्रु जी, आपने मुझे क्यों दे दिया? आपने कह दिया कि कुछ पार्टी में लोग हैं और मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता उनका नाम। अब तो मैं वही पूछूंगा, भाई नाम बताइए, कम से कम इशारा तो कीजिए कौन है वो लोग। वैसे तो आप सब समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं। कौन से राज्य के हैं? आप ही के राज्य के हैं? हाँ, सांसद हैं? बिहार स्टेट के ही कुछ लोग हैं। क्या मंत्री भी हैं? मंत्री भी हैं और संतरी भी हैं, दोनों हैं और अच्छे हैं, बढ़िया लोग हैं। उनको अपनी कुलबुलाहट, अपनी खलबली, अपना एक भय, मैं उनको हार्म नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एक मिनट दिमाग जी, अगर कहीं जाता हूँ मैं और टावरिंग पर्सनैलिटी अगर बन भी जाता हूँ या बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बेपनाह भीड़ आती है, तो और उनको मैं सुनने के बाद अगर चले जाते हैं वो लोग, तो इसमें हमसे घबराने या कतराने की क्या ज़रूरत है? घी तो दाल में ही गिर रहा है ना। अपनी ही पार्टी का प्रचार हो रहा है, अपनी ही पार्टी की खबरें और अपनी पार्टी की विचारधारा आगे जा रही है। आपने कहा कि मंत्री भी हैं, संतरी भी। ये जो मंत्री हैं, क्या ये पटना के आसपास के हैं? बहुत जान है आपके सवाल में, बहुत बट बहरहाल वो सवाल नहीं है। चलो जूनियर्स हैं, कुछ लोग वो हैं, जैसे मैंने अभी इन्होंने कहा था, विनोद जी कह रहे थे, चाहे आपने भी अपने सवाल में, कुछ लोग ऐसे हैं कि उस वक्त पार्टी में आए हैं, या ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, वो लोग उस वक्त पार्टी में आए जब पार्टी या तो पावर में थी या पावर में आने की कगार पे दिखी।
जी। मैं शायद वाहिद एक ऐसा कलाकार और एक ऐसा इंसान हूंगा जो उस वक्त आया जो दूर दूर तक ख्वाब में भी किसी ने नहीं सोचा कि पार्टी पावर में आएगी, और तब से सुख दुख का भागीदार सेल कर रहा हूं। अब कुछ लोगों को कांटे की तरह चुभ रहा हूं तो मेरा घाटा नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, अगर चाहूं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किताबें भी लिख सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, संतोष जी के साथ जाके सामाजिक कार्य कर सकता हूं। पर मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर तो गलती आप में है। आप पार्टी में पहले आए, तब आए जब पार्टी सत्ता में नहीं थी, आपने पार्टी को उठाया। जिस तरह का आपका फॉलोइंग है बिहार में खासतौर पर, वहां रहते हुए एक नए आदमी आते हैं, आपको कोहनी मार के बिठा देते हैं और आप सिर्फ इशारों में बताते हैं कि भाई कुछ लोग हैं। आपके अंदर कोई कमजोरी रही कि आप अपने स्थान पर, आपकी जो स्थान पार्टी में होना चाहिए वहां आप नहीं पहुंच पा रहे? मेरी कमजोरी बिहार है, मेरी मजबूती बिहार है। मेरी कमजोरी और मजबूती, स्ट्रेंथ और वीकनेस बिहार है। उस बिहार के कुछ लोग अगर अपनी बौखलाहट और घबराहट में कुछ लोग अगर मोनोपलाइज कर रहे हैं कुछ लोग, तो मैं तो प्रभु से यही कहूंगा उनको भी क्षमा करो भाई, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि कहीं बाजी जीतते जीतते कहीं चूक जाए। तो कहीं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो क्यों आपकी इस प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहा? नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत प्रतिभा पहचाना, तभी तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना था। तो शीर्ष नेतृत्व ने प्रतिभा पहचाना, तभी मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना था। आज की अगर बात, नेतृत्व तो अब हाशिए पर है, अब जो मौजूदा शीर्ष नेतृत्व वो क्यों नहीं पहचान पा रहे? शीर्ष नेतृत्व कहीं है ना, आ जाएंगे, पिया खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। खबरें जाने में कभी कभी पहुंचने, कम्युनिकेशन की इस एज में भी खबरें कभी कभी पहुंचने में देरी हो जाती है या कई बार डाइल्यूट हो जाती है बातें, लेकिन आएंगी, सच्चाई उभर कर आएगी। द विजडम वुड प्रिवेल, सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई जो अटक रही है, क्या वो इस बयान से भी अटक रही है? वो एक बयान सुन लेते हैं आप। जी जी जी। अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार नहीं है, इसके ऊपर जोर क्यों है? मेरे नजरों में तो अडवाणी सबसे कद्दावर, सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, सबसे आदरणीय नेता है और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, शीर्ष पुरुष है। क्या ये एक आपको लगता है कि वजह रही? क्या पार्टी में जिस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी, जिस तरह की मैच्योरिटी एक पार्टी में होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती? लोग छोटे छोटे झगड़ों में उलझ ही जाते हैं, चाहे कितने भी बड़े पदों पर बैठे हों। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरे रिश्ते या मेरे संबंधों की बात कर रहे हैं तो मेरे अंदर वो संस्कार है कि कितने भी आप मैच्योर्ड हो जाएं, कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, कितने भी दमदार, शानदार और जानदार हो जाएं, आप अपने माता पिता को, अपने मार्गदर्शकों को, अपने गॉडफादर को, अपने फादर को, अपने बुजुर्गों को आप नहीं भूलते, बल्कि उन यही कामना करते हैं कि हमेशा स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन हमेशा दे सके। अब इस बात को भी अगर कुछ लोगों ने गलत चश्मे से देखा, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, आपने इस बयान को देखा है, उसके बावजूद कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि अडवाणी जी तो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर हैं, आज भी हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद मुझे इसलिए मंत्री पद नहीं मिला इस बार, किसको किसको नहीं मिला, जिसको जिसको मिला। और शत्रुघ्न सिन्हा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, ऐसा भी नहीं कोई नया ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, उसको नहीं मिला। तो कई लोग कहते हैं शायद जानबूझकर आपको नहीं दिया गया है, या शायद आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप अडवाणी जी के बहुत, या उनको आप मार्गदर्शक मानते रहे। मैं कहना ये चाहता हूँ, पहली बात तो पद देना, मंत्री पद देना नहीं देना, ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। अगर वो देते हैं बहुत अच्छी बात है, मुझे इस काबिल समझते हैं बहुत अच्छी बात। हमें नहीं देते, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हाँ, मेरे समर्थकों को, मेरे प्रशंसकों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे चाहने वालों को इस बात का ज़रूर अफसोस हुआ है और हुआ होगा कि आखिर क्या बात है, क्या कसूर है कि शत्रुघ्न सिन्हा को सारे गुणों के बावजूद, सीनियरिटी के बावजूद, मैच्योरिटी के बावजूद, एक बेदाग छवि का इंसान है, इतना बढ़िया व्यक्तित्व है, उस आदमी को मंत्री पद कैबिनेट नहीं मिला। और जिनको जिनको मिला, किसको किसको मिला, किनको किनको मिला, आप सबको पता है। लेकिन मैं इस मामले में उफ न करूंगा, लब सी लूंगा, आंसू पी लूंगा, मैं चुप रहूंगा। तो मैं अडवाणी जी का और अटल जी की कदर करना छोड़ूंगा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी में जो जिस तरह से अडवाणी जी हैं और दूसरे नेता हैं, क्या उनको उसी तरह का सम्मान मिला हुआ है जो आपकी नज़रों में मिलना चाहिए? उनको वही स्थान मिला हुआ है आज जो उनको मिलना चाहिए? ये पैमाना तय करना थोड़ा मुश्किल है आपकी नज़रों में।
मेरी नज़रों में तो जिस सम्मान के वो हकदार हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 2 सीटों से लेकर 200 सीटों तक पहुंचाया है। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, ये लोग पॉलिटिशियन नहीं, ये लोग सही मायनों में स्टेट्समैन हैं। इनके बारे में कह सकते हैं कि ये लोग घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण है, सिल्वर लाइनिंग इन द पॉलिटिकल क्लाउड है। ऐसे लोग अब कहाँ बिरले ही मिलते हैं। तो आज अगर ये हैं सामने, तो मैं समझता जितना भी इनको सम्मान मिले, जितना भी मान मिले, वो कम ही होगा, वो ज़्यादा के हकदार है। एक वो आपका चंबल की कसम का एक डायलॉग है ना, एक बार कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटाते हैं, आप तौहीन समझते हैं, कुछ लगता है वैसे ही खेल है। जेपी, मैं जेपी यादव टेलीग्राफ अखबार से हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। कल प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया और काफ़ी ड्रामेटिक वे में अनाउंस किया, और उसको लेके कई सेक्शन से आलोचना हुई कि जिस लहजे में किया गया उससे बिहारी अस्मिता और बिहार को एक ठेस पहुंचा थोड़ा, कि उस लहजे में नहीं करना चाहिए। आप बिहारी ही तो हैं ही, लेकिन उससे आगे भी बिहारी बाबू हैं, तो बिहारी बाबू को इससे क्या कुछ ठेस लगा, और क्या कहना है इस जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर से अवॉइड कर सकते थे उस तरह से करना? यादव जी, मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इसका अर्थ बदल जाएगा। अभी राजनीति और की इस घड़ी में चुनाव भी सामने आ गया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ और मानता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग में चाहे कोई हो, मैं हूँ, आप हों, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, अपनी भाषा का और शब्दों का चयन का ख्याल रखना चाहिए। भाषा से किसी को मर्माहत ना करें, किसी को चोट ना पहुँचे, किसी के अस्मिता पे, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो बात ना आए, तो बहुत बेहतर होगा। हम उसी बात को 10 तरह से कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अब आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की है, तो मैं कहूँगा हो सकता है कि जो बात उन्होंने कही वो कहना नहीं चाह रहे हो। कई बार क्या होता है, एक्सटेम्पोर बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग है, कई बार आदमी थोड़ा स्लिप कर जाता है, थोड़ा सा पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कई बार स्लिप कर जाते हैं। वो लहजा इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे बोली लगाई जा रही है बिहार की, और बिहार कहीं नीलामी हो रही है, इस तरह के शब्द यूज़ किए गए सोशल मीडिया में। नीतीश कुमार ने भी कहा, आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि शायद बिहारियों को इतना सस्ता समझा जा रहा है कि 1.25 लाख करोड़ में खरीद लेंगे हम। मुझको इस सवाल के चक्रव्यूह से फिलहाल मुझे बाहर निकाल दें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। फिलहाल यानी आप बच के भी निकलते हैं तो भी मौका देते हुए जाते हैं। मैं आज्ञा ले रहा हूँ उनसे, आज्ञा ले। आप तो बेवाक बोलते हैं। हाँ बोलूँगा ना, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। अभी थोड़ा सा आप देख रहे हैं चुनाव की घड़ी है, अब सारी बातों का प्रचार वो होगा कि मैंने ये कहा। हालांकि जो मैं कहूँगा दिल से कहूँगा। मैं जब कहता हूँ, मैं कई बार लोग कहते हैं किसने आपने कहा कि पार्टी लाइन, मैं कभी पार्टी लाइन से बाहर नहीं रहा। हाँ, मैं अपने सिद्धांतों पर, सच्चाई पर अड़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए मिशन है, उसलिए आया था। इसलिए मैं कहता हूं कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए मैं कई बात कहता हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी को छेड़ने का, किसी को कर रहे। लोग मुझे छेड़ रहे हैं, मैं जैसे हमारे मित्र लालू यादव जी ने कहा, कई बार मैं विष का प्याला पी लेता हूं मैं जब छेड़ते हैं। लेकिन जब कभी बात बहुत सर के ऊपर आ जाती है तब फिर मुझे भी कुछ कहना पड़ता है, अपने बचाव में नहीं। मैं इस उम्मीद और इस कोशिश और इस कशिश से ये बात करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि मिले, वो समझ जाएं। अभी कोई छोटे मोटे, कोई जूनियर, कोई मंत्री मेरे ऊपर बयान, हिम्मत तो नहीं करते, शायद उनसे भी स्लिप कर गए होंगे, कोशिश तो नहीं करते हैं, वो निकल जाता है। उन्होंने मेरे ऊपर बयानबाजी कर दी एक आध लोगों ने, लेकिन मैं कहता क्षमा करो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात करने दो, उत्पात उनको, कोई बात नहीं। जयशंकर गुप्त हूँ मैं। हाँ जी, प्रणाम। 80 के दशक में हम लोग बिहार में थे, पटना में मेरे परिवार में था, उस समय आपसे जुड़े थे हम। जी जयशंकर। तो आप बिहारी अस्मिता के भी प्रतीक माने जाते रहे हैं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि इन दिनों बिहार और बिहार के लोगों के डीएनए की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है, तो आपने भी क्या अपना डीएनए टेस्ट कराया है क्या? मुझे तो आज ही खबर मिली है कि मेरे डीएनए की पुष्टि करते हुए आज बिहार में और बहुत ही
प्रसिद्ध कॉलेज रहा वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का हमने बहुत दिनों से कोशिश की थी और बहुतों की ये मांग थी उसको मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री बीपी सिन्हा जी के नाम पे किया जाए, क्योंकि वो फाउंडर प्रिंसिपल थे, यानी फाउंडर और फादर थे। आज ही मुझे खबर मिली है कि नीतीश बाबू ने कैबिनेट से करके उसको मेरे पिता के नाम पे कर दिया है। हालांकि मुझे वो कोई शौक़ नहीं माता पिता का ये नाम पे कॉलेज हो, ये सिर्फ पहला है। और चूँकि डिज़र्विंग मामला था, हमारे लोगों ने भी शायद कोशिश की या दिल से कोशिश नहीं की, हमारे बीजेपी के लोगों ने भी जब वो सरकार में थे, लेकिन इन्होंने करके आज मुझे खबर मिली है कर दिया है। तो यानी उस खबर से मेरे डीएनए की तो पुष्टि होती है। लेकिन मैं हाँ कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की बातें अवॉइड हो सकें, इस तरह की बातें ना हों तो बहुत अच्छा रहेगा। पर ये बातें होती क्यों हैं ऐसी, और बहुत शीर्ष से इस तरह की बातें आती हैं कि डीएनए की बात तक पहुंच गए? देखिए, अंदर घुस जाते बिल्कुल। मैंने कहा कि ऐसा ना हो तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन मैंने कहा जैसे यादव जी से मैंने कहा था कि इस चक्रव्यूह से फिलहाल सवालों के इस चक्रव्यूह से फिलहाल मुझे निकालिए, क्योंकि अब इलेक्शन चुनाव बहुत नज़दीक है और मैं इस पर कोई राजनीतिकरण करके इसको कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा फिलहाल। भाषा जी। मेरा नाम भाषा है, मैं आउटलुक पत्रिका से हूँ। चुप्पी का आपने बहुत जिक्र किया अभी, और चुप्पी के राजनीति में भी और फिल्म की दुनिया में भी बहुत अलग अलग मायने होते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ बड़े घोटालों में बहुत चुप रहते हैं, कुछ मामलों में बहुत वोकल रहते हैं। उनके बारे में शायद चर्चा आप करेंगे ही। मैं खाली आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी कोबरा पोस्ट ने कुछ खुलासे किए हैं बिहार में रणवीर सेना की भूमिका को लेकर, उसमें भाजपा के कई नेताओं के नाम आए हैं। क्या इसका बिहार को लेकर जो चुप्पी है वो टूटेगी, कुछ असर पड़ेगा, क्या आपका आकलन है? क्योंकि बिहारी बाबू के लिहाज से बिहार की धरती और नब्ज़ को जितना आप जानते हैं और वहीं के हैं आप। धन्यवाद। पहली बात तो ये कहूँ भाषा जी, मैंने पहली बार किसी कन्या का नाम भाषा सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके माता पिता को बहुत बधाई हो, या नाना नानी को या दादा दादी। कॉम्प्लीमेंट भी एकदम सलीके से देते हैं। नहीं, बहुत। मैं पहली बार भाषा का प्रयोग रोज करते हैं, लेकिन भाषा नाम भी किसी कन्या का, महिला का आज पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। माता पिता का? हाँ, माता पिता वही ऐसा नाम या तो माता पिता दे सकते हैं, या नाना नानी दे सकते हैं, या दादा दादी दे सकते हैं। ये आपका हमारे बस की बात नहीं है। बहुत बढ़िया लगा। दूसरी बात आपने कहा आंकलन की, मैंने अभी स्टडी नहीं किया उसको, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की। पिछले आउटलुक में आया है तो मेरा ख्याल है 2-4 दिन में मेरे पास पूरी खबर आ जाएगी और मैं इसको देख लूँगा। लेकिन तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण दिखती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मामला हो कि किसी और पार्टी का मामला हो, कांग्रेस का हो कि कम्युनिस्ट का हो, किसी का मामला हो, जो मामला लॉ एंड ऑर्डर का अधीन होता है, उसके माथे जो आता है, तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। चाहे भारतीय जनता पार्टी का, किसी पार्टी का, गड़बड़ किया है तो ठीक है, इंक्वायरी करो, आप इंक्वायरी करके जो सजा मुकर्रर करनी है करो, उसको जस्टिस करो। आज नीतीश जी ने वादा भी किया है। बहुत अच्छी बधाई देता हूं उनको, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। किसी पार्टी का मामला जी। आप ये बार बार कह रहे हैं कि इस सवाल से मुझे निकालें, टाइमिंग कितनी ज़रूरी होती है इसमें एक्टिंग की तरह, और क्या पॉलिटिक्स में जो आपकी टाइमिंग है वो उतनी नहीं जम पा रही जितनी आप फिल्मी पर्दे पर कर रहे थे? क्या आप इससे सहमत हैं, इस आलोचना से? दिबांग जी, ये मैं बहुत दिनों से सुनता आया हूँ। ये वक्त पे एक दौर चलता है, और दौर चलता है उसमें मीडिया भी तरह तरह के नाम अपने दोस्तों को दे देती है। किसी को मास्टर ब्लास्टर बोल देती है, किसी को लिटिल मास्टर बोल देती है, किसी को बादशाह बोल देती है, किसी को एम्परर बोल देती है फिल्मों में। उसी तरह से यहाँ किसी को बोल देते हैं आप शत्रुघ्न सिन्हा हो कि उमा भारती हो, कुछ सल्किंग हैं, बहुत नाराज़ हैं, बहुत बिगड़े। अरे मैं बहुत कूल, काम और कंपोज बैठा हुआ आपके सामने बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा के और रिलैक्स बात कर रहा हूँ। ये सब बातें तो आवन जावन आती रहेंगी। पॉलिटिक्स में रोज़मर्रे की ज़िंदगी जो है, आप खुद जानते हैं, रोज़ जो हो रहा है, कल जो था वो आज नहीं है, और आज जो है वो कल नहीं होगा। इतना बदलाव परिवर्तन चलता रहता है। मेरे कोई और टाइमिंग का जहाँ तक सवाल है, फिल्मों में हो कि राजनीति में, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। और 3 चीज़ें तो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं फिल्मों में भी और राजनीति में भी, बिगिनिंग, मिडल और एंड, कंक्लूड जो करते हैं आप। और एक और चीज़ है, राजनीति हो, फिल्म हो, पत्रकारिता हो। मुझे बहुत पहले ये भी आडवाणी जी ने सीख दी थी मुझको, महात्मा गांधी की वाणी बताया था उन्होंने कि कोई भी नए आंदोलन को,
कोई भी कार्यक्रम को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए संपन्न करने से पहले आपको 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर है, कल आप कलाकार बनना चाहें, आप संगीतकार बनना चाहें, आप किसी से कुछ नहीं मांगे तो पहला आप दौर आपके सामने आएगा उपहास, दिल मेक फन ऑफ यू, ये देखिए कलाकार बनेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे आप तो आपको दूसरा हो उपहास के बाद उपेक्षा, इग्नोर करेंगे आप, छोड़ो ना, वो संगीतकार बन रहा है, कलाकार बन रहा है, नेता बन रहा है, छोड़ो। तीसरा, उससे भी आगे निकले तो तीसरा दौर होगा तिरस्कार, कंटेम्प्ट, गालियां देंगे, आपका कोई कसूर नहीं है फिर भी गालियां देंगे, क्या क्या समझता अपने को, है वो गालियां देंगे। और कंटेम्प्ट से निकले तो चौथा होगा उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, फिर चौथा होगा दमन, गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर, बंद करो, टांगे तोड़ दो, कमरे बंद करो, निकलने मत दो। और अगर आप निकल गए उपहास से, उपेक्षा से, तिरस्कार और दमन से, तो फिर सम्मान आपके कदम अवश्य चूमेगा। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि इस वक्त मैं किस दौर में हूं, तो शायद मैं दमन और सम्मान के बीच में झूल रहा हूं और झेल रहा हूं। अब बहुत बहुत करीब है, मतलब आप झेल रहा हूं और झूल रहा हूं। जी जी संजय जी। हाँ संजय, आपने मतलब 3 दशक पहले आप बीजेपी में आए, आपने कहा कि आप सही में पहले वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री जो इस क्षेत्र से आए थे, काम भी आपने अच्छा किया। लेकिन उसके बाद बिहारी बाबू उस समय एक प्रचारक भी दिखते थे, कैंपेनर के तौर पे। उसके बाद ना आप मंत्री रहे, ना पार्टी में किसी महत्वपूर्ण पद पे हैं। बिहार चुनाव उसके बाद कई आए गए, एक समय में आप बिहार में मुख्यमंत्री के लिए भी मतलब पार्टी के अंदर एक दावेदार माने जाते थे। ऐसा क्या हो गया? आप क्या टीम प्लेयर नहीं होते, या जो भी आप 5 आपने संज्ञाएं दी हैं उसमें वो कहीं फिट नहीं होते, या नेतृत्व के साथ वो नहीं होता? हर चुनाव आते आते मतलब चुनाव के पहले आपको जो बीजेपी के राइवल्स हैं उसमें कोई दिख जाते। ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण वो जो सम्मान आपने कहा था, जो आपको कैबिनेट मंत्री के तौर पे दिया गया, वो पार्टी में नहीं हो रहा है और सरकार में नहीं हो रहा है? पार्टी वो में... तो, और आप कैंपेनर बहुत अच्छे हैं, उसके लिए भी पार्टी उसको उपयुक्त इस्तेमाल नहीं कर रही। संजय जी, मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। ये सही है कि पार्टी ने या पार्टी में मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि कद है जिसके भरोसे आज तक चल रहा हूँ और जिसके आधार पर आज आपने मुझे निमंत्रण दिया है, इतना प्यार मान सम्मान आपने दिया है, ये कद के आधार पर दिया है। आपने इसलिए नहीं बुलाया मुझको कि कोई जनरल सेक्रेटरी हूँ, कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कि प्रेसिडेंट हूँ, उस पर नहीं बुलाया आपने। एक शत्रुघ्न सिन्हा का अपना व्यक्तित्व है, जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनकी पहचान है। मैं समझता हूँ शत्रुघ्न सिन्हा का अपना व्यक्तित्व ही उनकी पहचान है। मेरे आगे पीछे कुछ ना लिखें, सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा लिख दें, काफ़ी है, लोग मान जाएंगे, जानते हैं कौन है। हर बार जो होता है, आज ये पार्टी थोड़ा गौर से देखें, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, इतने बढ़िया लोग हैं। ये पार्टी पहले इसको लोग बोलते थे कस्बों की पार्टी, शहरों की पार्टी। ये पार्टी बोलते थे इसको कोई वैश्य की पार्टी, नो बनियों की पार्टी, ऐसा बोलते थे लोग। धीरे धीरे ये 2 सीटों वाली पार्टी बढ़ते बढ़ते आज गांव-गांव और कस्बों की पार्टी हो गई। पूरे देश में कोई ऐसा जगह नहीं होगा, अरुणाचल से लेकर नागालैंड से लेकर तमिलनाडु तक, जहाँ कि इसका झंडा नहीं लहराता। तो जाहिर है जब इतनी बड़ी पार्टी हो गई तो बहुत सारे लोग हो गए, और बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्टिक भी आ गए। उन्होंने देखा बढ़त अच्छी है पार्टी में, उस समय स्ट्रगल करने तो आए नहीं, जब कगार पार्टी जीत के आ गई या जीतने के कगार पे थी तो आ गए। अब जाहिर है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा आप किसी पार्टी, अब जर्नलिज्म में देख लें, जो नंबर 1 नंबर 2 जिसका नाम आता है, पहले लोग उसी को काटने की कोशिश करते हैं। आपने ठीक कहा, हमको अडवाणी ने 1 बार नहीं 2 बार तो मुझको भेज दिया था, और संतोष जी भी गवाह है कि भेजा था कि हमको वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाए वहाँ पे। हालांकि मैंने शुरू से कहा कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की ना ही इच्छा है और ना ही अपेक्षा है, लेकिन जिम्मेदारी के तहत मैं करने को तैयार हूँ। अगर लगता है कि मेरे आने से मैं बिहार का विकास का, आर्थिक उन्नति का, देश का, समाज का कोई भला कर पाऊँ, तो मैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। यथाशक्ति यथाभक्ति योगदान दूंगा। लेकिन जब जब भेजने की बात हुई तो आप में से बहुतों को पता है, और संतोष जी भी देखिए सर हिला रहे हैं, इनको पता है कि कहाँ कहाँ से लोगों ने काटने की कोशिश की और कैसे कैसे काटने की कोशिश की। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम खुश रहो अहले वतन, हम तो चमन छोड़ चले, चलो आगे बढ़ो तुम। चमन छोड़ चले तो लोग तब कहते हैं जब रिटायर होने वाले होते हैं, या टायर्ड हो जाते हैं। मैं चुनाव के वक्त की बात कर रहा हूँ कि हालांकि मैं स्टार प्रचारक शायद देश में सबसे ज्यादा
शायद सबसे ज्यादा, यहां तक कि दीमापुर से लेकर आंध्रा से लेकर जहां जहां नक्सल एरिया रहा वहां शायद सबसे ज्यादा किसी ने स्टार प्रचार और सबसे ज्यादा क्राउड किसी ने लिया होगा, तो उसमें से एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी है। पर ये देखिए कि 2005 उठाने के लिए तैयार है। अरे अभी कहाँ, अभी तो संतरी भी नहीं बन रहा हूँ वहां पर ये अपेक्षा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। 2005 में तो बहुत गंभीरता से आपका नाम था जी। एनडीए पूरी यात्राएं प्लान कर रहा था आपकी और नीतीश कुमार की जी। अब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो आप स्टेज पर भी नहीं दिखाई देते, बोलते हुए भी नहीं दिखाई देते, और कई उनकी रैली हो चुकी हैं, कई रैलियां हो चुकी हैं। नहीं, पोस्टर कहीं ये बहुत ठीक कहा उन्होंने, बहुत अच्छा कहा पोस्टर में। विद्रोही जी ने बहुत अच्छा कहा कि अब पोस्टर बैनर पर अगर मैं सामने हूं, थोड़ा सा इसको पहले से कर दूं, आपको एकदम बहुत संक्षेप में जवाब दे दूंगा। अब जब वहां कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई प्रसार नहीं, कोई प्रचार नहीं मेरी बात का, और बिहार में बिहारी बाबू शायद अभी उनमें से, इसमें तो दो राय नहीं होगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, कुछ कंबाइंड मिला के वो क्राउड नहीं ले सकते हैं जो अकेला शत्रुघ्न सिन्हा मान सम्मान के साथ ले सकता है। आप लोग खुद ही कहते हैं कि ऑरेटरी बहुत अच्छी है, बोलता बहुत अच्छा हो, ऊपर से क्राउड की कैपेसिटी जो है, क्राउड पुलिंग कैपेसिटी, अब उनको उनकी घबराहट होती है। आप खुद बताइए, एक कारण दे दें जो इन्होंने कहा, विद्रोही जी ने कहा कि सो हमें प्रचार बैनर पोस्टर पर नहीं, यानी किसका बैनर पोस्टर में नाम, जो पटना का सांसद नहीं उसका भी है। मैं पटना रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हूं, और आपको पता है पिछली बार टिकट में कितना मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जो पूरे देश में शायद इस बार जो है हाईएस्ट वोट शेयर लेकर आया हूं। 55% मेरा वोट शेयर है, जो अच्छे का नहीं है, देश का नाम नहीं लेना चाहता, उसको जो रिकॉर्ड में, कि पिछली बार भी रिकॉर्ड मार्जिन जीता, इस बार भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीता, और उस रिकॉर्ड को तोड़ते ऊपर गया, और उसके बाद आप नहीं बुला रहे हैं, बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, सब जो लोग वहां के नहीं है उनका कर रहे हैं आप। सामने अभी प्रोग्राम हुआ, हमें बुलाने आए, तो बुलाने आए थे, अच्छे आदमी हैं अपने भूपेंद्र यादव जी आए बुलाने के, चलिए हम कहा मैं आऊँगा। जब जाने लगा तो हमारे मीडिया का फ्रेंड ने कहा सर आप जाएंगे तो एकदम तबाही हो जाएगी, मेसी सिचुएशन हो जाएगा। सामने जब रथ बांट रहे थे, 160 रथ वितरण किया गया, उन्होंने कहा आप जाएंगे सर खत्म हो जाएगा, सारा मीडिया आपका वेट कर रही है कि आपका फिर कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपके बारे में। अब ये आप बताइए खुद कि जानबूझकर नहीं तो और क्या। आपके सवाल का जवाब देता हूँ लास्ट। अभी पटना में वेटनरी कॉलेज में प्रोग्राम था, मुझे बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, मैं ब्यूटीफुल्ली और ड्यूटीफुल्ली गया, वहाँ पे गया, आप लोगों ने देखा भी। उसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में प्रोग्राम था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम था, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, प्रधानमंत्री जी को इस बात की खबर नहीं होगी, लेकिन ना मुजफ्फरपुर परिवर्तन रैली में बुलाया गया, ना कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाया गया, ना ही अभी गया में बुलाया गया, ना ही मुझे आरा में बुलाया गया, ना ही मुझे सहरसा में बुलाया गया। तो हमने कहा कि नहीं बुलाया गया है, जहां आई ओनली स्पीक व्हेन आई एम स्पोकन टू, आई ओनली अटेंड इफ आई एम इनवाइटेड टू। जब इनवाइट नहीं किया गया तो जाने का क्या मतलब है? तो कोई मैं जाके सीन खराब थोड़ी करूंगा। सिग्नल तो नहीं है इसमें आपके लिए लाल? सिग्नल हो सकता है थोड़ा नहीं, ये एक कंफ्यूजन का भी एक प्रतीक हो सकता है, सारा हो रहा है। हो सकता है कई बार क्या होता है, लंगूर के हाथ में जब अंगूर आता है ना, तो उनको समझ में आता है, लंगूर सोचता है कि अंगूर को खाऊं कि कुचल दूं कि फेंक दूं, क्या करूं अंगूर का। ऐसी सिचुएशन कंफ्यूजन की भी हो सकती है। अब ये इस पे बड़े कयास लगेंगे कि आप लंगूर किसको कह रहे हैं और अंगूर कौन है। मैं अपने मित्रों की बात कर रहा हूं कि ऐसी घबराहट क्यों है, ऐसी बौखलाहट क्यों है। मैं आपका हूं, आपका था, आपका ही रहूंगा। मैं आपसे दूर भी चला जाऊंगा तो जहां मेरी पूरी परवरिश हुई है, फिल्मों के बाद राजनीति में जहां मेरा लालन पालन किया कैलाशपति मिश्रा जी ने, या मेरी पब्लिक लाइफ में मुझको घुसाया सुबोध कांत सहाय जी ने, यहाँ पे हमें आडवाणी जी का और अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण जी से, उनकी गोद में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा, किधर? तो आप कह रहे थे आप दमन और सम्मान के बीच में कहीं हैं, लेकिन अभी तो आपके हिसाब से आप तिरस्कार और उपेक्षा के बीच में कहीं हैं। नहीं, उसमें तो हमें डर लगता है। अगर उपेक्षा जिस तरह करेंगे, नहीं उपेक्षा नहीं, वो तो आगे बढ़ चुका। आप लोग सीरियसली ले रहे हैं तभी तो यहाँ आया हूँ, पब्लिक सीरियसली ले रही, इतना मानती है तभी तो सब बातें हो रही हैं। अभी मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे साथ ये करके मेरे समर्थकों को, मेरे वोटर्स को, मेरे सपोर्टर्स को, मेरे चाहने वालों को, बिहारी बाबू का बिहार में अगर इस तरह से मान सम्मान नहीं रखोगे, उनका अपमान करोगे, तो कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हो। और आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, आपकी हमारी पार्टी को अगर कोई क्षति पहुंचेगी अगर,
तो शायद मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी बहुत तकलीफ होगी। ये क्या हो रहा है? अदिति से जी। अदिति फडणवीस, बिजनेस स्टैंडर्ड जी। हम लोग ये सुन रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को शायद चुनाव में शायद उनको लड़ा रहे हैं, तो इस संघर्ष में काहे उनको झोंक रहे हैं? संघर्ष तो आपका है। आपने सही करीब कौन सी पार्टी से लड़ेंगी वो? नहीं, आपने करीब सही सुना है। दरअसल आज तक वो मुझसे लड़ती रही हैं और मुझको लड़ाती भी रही हैं, तो वो अब तो मेरा कहना ये है कि मेरी लीडर तो मेरी पत्नी है, श्रीमती पूनम सिन्हा। तो वो जब मुझसे लड़ने से फ्री हो जाएंगी या मुझे लड़ाने से फ्री हो जाएंगी तभी ऐसा कुछ सोचेंगे। लेकिन ये बातें जो हैं, हो सकता है कुछ अपनों ने, कुछ परायों ने भी बात फैलाई हो इस बात में, और अगर ऐसा होगा भी तो उनको तो कुछ लोगों ने राज्यसभा के लिए भी कहा है, उनको तो कुछ लोगों ने चाहा था कि वो पार्लियामेंट से चुनाव लड़ें, वो इसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो अभी मेरा अपना ख्याल है कि अभी वो इसमें असेंबली इलेक्शन में, और वो भी पटना से जो मेरा क्षेत्र है उससे थोड़ा दूर एक जगह है दीघा पटना में ही है, लेकिन मेरे घर से दूर है थोड़ा, यानी मेरा अपना एरिया कुमरार है, कदम कुआं है जहाँ का रहने वाला हूँ मैं, वो सेंट्रल पटना, वहाँ से नहीं। तो ये मैं समझता कुछ अपनों कुछ परायों की एक साजिश नहीं कहूँगा, एक छेड़छाड़ है। तो आप इस खबर को बिल्कुल बेसलेस बता रहे हैं और कोई, मैं गनीमत है नॉनसेंस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सेंसलेस इन द सेंस कि इसमें कोई दम नहीं है। और अगर जाना ही होगा तो बहुत लोग ऐसे हमारे मित्र हैं जो मुझसे भी कह चुके हैं उनको राज्यसभा में आने दीजिए, चाहे कुछ लोग आए थे हमारे पास के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो अभी उनके पास भी बहुत सारे काम काज हैं, लव कुछ हैं, बच्चे हैं अभी। पर ये जो आप कुछ मित्र बता रहे हैं, ये कुछ मित्र आपके बीजेपी की बात कर रहे हैं कि आप दूसरी पार्टियों के में भी मित्र हैं जो राज्यसभा में उनको भेजना चाहते हैं? मेरे मित्र तो हर तरफ हैं। देखिए, कलाकार होने के नाते तो मेरे चाहने वाले हर तरफ हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले जो कहा था, आप भी एंटिंग को खोल देते, मतलब आप फीता बांधते नहीं हैं। दिवांग जी, अभी थोड़ी देर पहले विद्रोही जी ने कहा था कि आपने तो कहा और उपेक्षा, और इसके मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उसके पहले एक ऑप्शन की बात की थी। आज बहुत सारे लोग जो हैं जो बौखलाए हुए, घबराए हुए हैं, और मेरे से ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो किस तरह मुझे काटने के चक्कर में वो जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं वो लोग। ये नादानी है उनकी। बट बहरहाल मैं समझता हूँ हमारे वरिष्ठ नेतागण, सेंट्रल लीडरशिप इस बात को ज़रूर इस बात से अवगत होगी और इस पर एकदम न्यायोचित कार्रवाई करेगी। लेकिन हाँ, इस बीच में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन की बात है, मैं ऑप्शन ये नहीं कर रहा पार्टी बदलूंगा, मेरे पास ऑप्शन है। बहुत में कहा मैं किताब लिख सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, जाता है बहुत जगह जब लोग मुझे बुलाते हैं लेक्चर के लिए। साथ ही साथ मैं इंडिपेंडेंट भी हो सकता हूँ, ऐसी क्या बात, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी अगर तो इंडिपेंडेंट भी हो सकता हूँ। लेकिन उनके पास क्या ऑप्शन है जो ये लोग हैं? ये लोग तो जो आए हैं ये तो यहीं बस जीना है, मरना है, बर्बाद हो जाएंगे वो तो। उनको कौन क्या करें, कहाँ जाएंगे वो, कौन स्वीकारेगा उनको? हम तो केजरीवाल साहब के पास जाते हैं तो गले लगाते हैं, हम वो नीतीश बाबू भी इतना मानते हैं, चाहते हैं, लालू जी भी चाहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, उनको कौन करेगा? किधर जाएंगे? जाएं तो जाएं कहाँ? ये टाइटल लग जाएगी वहाँ पे। ये आपके लिए भी है, 3-4 लोग आपके पास भी हैं, जाएं तो जाएं कहाँ? चाहने वाले फ्रेंड। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर ऐसा कभी हुआ तो इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, मेरे हिसाब से। जी सिद्धार्थ जी, आप पूछिए। मैं सिद्धार्थ मिश्रा हूँ, मिलेनियम पोस्ट अखबार से। शत्रुघ्न जी, काफ़ी देर से आपको सुन रहा हूँ। अभी आपने अपने कद काठी की बात की, अपने प्रचार प्रसार की बात की, अपनी पर्सनालिटी की बात की, अपने आवाज़ की बात की, अपने डायलॉग की बात की, आपने अपने कमज़ोरी की भी बात की कि हमारा इलाका तो कुमड़ार और कदम कुआं का है। आप भीड़ जुटाते हो, जनता आपको सुननी आती हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि रियल पॉलिटिक्स में आप पटना के कायस बहुल इलाके से कभी बाहर निकल नहीं पाए, और आपकी जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वहाँ तक सीमित है, और आपको एक बिहारी बाबू आप कहलाते हो, लेकिन पैन बिहार के लीडर के रूप में आप एक्चुअली आपको भी कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप उस तरह की लीडरशिप दे पाएंगे। बोलूं जी? पहली बात तो ये कि पैन बिहार, मैं तो पैन इंडिया हूँ। अभी आपको पहले कहा कि मैं नागालैंड, दीमापुर से लेके त्रिवेंद्रम से लेके कहाँ कोयम्बटूर से लेके कहाँ नहीं गया हूँ, शायद कोई नहीं गया हो, और वहाँ 50,000 लाख जो क्राउड लिया है, आप में बहुत सारे लोग यहाँ चश्मदीद गवाह भी हैं। दूसरी बात, मैं
भले ही मैं तो सर्व जाति सर्व धर्म समभाव सर्व जाति समभाव सर्व जात समभाव, मैं ऐसी बातें करता हूं। मैं तो कभी किसी अपने आप को किसी कास्ट के दायरे में बांधा नहीं। बिहार के लोग भी बहुत फख्र करते हैं कि उनका बिहारी बाबू है। एक लगता है उनको कि उनके लिए गरिमा गौरव। अभी आपने देखा होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाल में ही कहा है बिहारी बाबू जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा वो बिहार के गौरव हैं, प्राइड ऑफ बिहार है। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा पटना से तो जाहिर है मैं पटना से बांधने भी 2 ही बार तो चुनाव लड़ा है वहां से। उसके पहले तो राज्यसभा से था, पूरे बिहार से था, और पूरे बिहार से तो पूरे बिहार में दौरा होता था। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में बांधा, लेकिन उसके पहले एक बात और महत्वपूर्ण जो शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा, मुझे पार्टी ने कहा था और खासकर हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था, जब मैं राज्यसभा से छोड़कर लोकसभा में आने की बात हुई थी, उन्होंने कहा था पूरे, और मैं रिकॉर्ड पर फिर कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में, हम जानते हैं आप जहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप जीत जाएंगे, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आप जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहें पहला अधिकार आपका होगा। आप सबों के पास रिकॉर्ड है, कई बार आ चुकी है बातें, तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। आप कभी पटना ही क्यों आपने चुना? पटना तो इसलिए कि मैं उस समय जो मैं राज्यसभा में बिहार से था तो हमने कहा कि कहीं और से चुनाव लड़ूंगा तो पहले लोग कहते पिछले दरवाजे से आया तो बिहार से, तो हमके सामने के दरवाजे से बिहार से आता हूँ, बिहार की राजधानी से ही आता हूँ। वैसे आप बता दूं कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कुछ और क्षेत्र का भी वहाँ से करके, वो उसके पहले बहुत पहले तो हमको रांची से मुख्यमंत्री बनने की बात हुई थी तो कहा था रांची है या दरभंगा से इनको लाओ, वो करके एक संदेश चला जाएगा मुख्यमंत्री है कौन, ये सब बातें हुई थी पहले। तो अभी अगली बार कब कहेंगे आप बताओ कहाँ कौन सा क्षेत्र, अगर पार्टी आदेश देगी जैसे ज़रूरत महसूस करूँगा। शायद आपको इस बार भी पता होगा, इस बार भी मुझे दिल्ली से कहा जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए, तो हमने कहा नहीं ऐसा ना लगे बिहार में कि बिहारी बहु बिहार में पहली बार चुनाव लड़ के भाग गया वहाँ से। हमने कहा नहीं लड़ूंगा तो यहीं, पटना साहिब सीट इज़ माई फर्स्ट चॉइस, पटना साहिब सीट इज़ माई सेकंड चॉइस एंड पटना साहिब सीट इज़ माई लास्ट चॉइस। शत्रुघ्न जी, ये जो आप बता रहे हैं कि आप पूरे देश में पैन इंडिया करते हैं, इसमें आपकी जो फिल्में हैं, आपके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत चलते हैं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह गूंजती है। कौन से ऐसे डायलॉग हैं, कुछ एक आध हम सुन सकते हैं क्या, जिनसे आप के बोलते ही इंस्टेंटली लोगों में एक नशा सा आ जाता है, जोश भर जाता है? मैं बताऊं, हालांकि हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड है हेमा मालिनी, और हेमा मालिनी अभी तक जहाँ जाती हैं लोग बहुत उनसे अनुरोध करते हैं, जोर देते हैं, और इतनी अच्छी लेडी हैं वो कि वो बसंती वाला और सब कर जाती हैं। हमारे और भी कुछ फ्रेंड्स करते हैं। हमें बहुत पहले भारत के भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस दिन तुमसे पब्लिक फिल्म का डायलॉग नहीं बोलने माने का जिक्र नहीं करेगी, जब ये तुमको कहीं कहेगी डायलॉग बोलो, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम जन नेता बन जाओगे, वरना अभी तक तुम अभिनेता बन के चलोगे डायलॉग। मैं कम से कम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 15-20 सालों में शायद मैं चंद लोगों में से भाग्यशाली होऊंगा जिसके लिए आज तक अब एक जगह भी कहीं मुझसे ये नहीं कहते हैं लोग। हालांकि जो डायलॉग्स के मामले में जिसको आप किंग बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक जगह मुझसे कहते हैं फिल्मी डायलॉग बोलो, तो वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई के आधार पे और ज्ञान के आधार पे, मौके की नज़ाकत को समझते हुए, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हुए, शब्दों का सही चयन करते हुए जो बोलता हूँ, उसमें उनको डायलॉग का ही आनंद आता है या डायलॉग से बढ़ के आनंद आता है। चलिए, मतलब आप एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को अपना कोई डायलॉग नहीं सुनाना चाहते? हाँ नहीं वैसे तो आप जितना क्या, मेरी याददाश्त अच्छी है। अभी कोई भी एक डायलॉग जी। अभी आपके सामने मेरे अपने का ही चलाया आपने यहाँ पे, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, गुलजार साहब की फिल्म थी। गुलजार साहब की फिल्म, चूंकि गुलजार साहब बहुत लोगों को ब्रेक दिया उस फिल्म में उन्होंने। हाँ, और हालांकि मैं उस समय उस फिल्म से स्टार बना ओवरनाइट जी। विनोद खन्ना तो थोड़ा पहले आ चुके थे लेकिन वो भी, लेकिन मैं उस स्टार बना। फिर बहुत लोग लाइमलाइट में आए, डैनी डेंजोम्पा, पेंटल, असरानी, दिनेश ठाकुर, सब अच्छे अच्छे लोग, बढ़िया लोग, बहुत नाम किया। और मेरा सौभाग्य था कि मीना कुमारी के साथ मैं एक बात और बता दूं आपके एबीपी न्यूज़ को कि शायद मैं पहला और एक ही कलाकार आज होऊंगा जो आपको यकीन नहीं है कि राइट फ्रॉम बलराज साहनी से लेकर राज कपूर से लेकर पृथ्वीराज कपूर से लेकर चिंपू कपूर तक, अशोक कुमार से लेकर अनिल धवन तक, दिलीप कुमार से लेकर डेविड धवन तक, किसी का नाम मीना कुमारी, सारा अफसोस है 2 के साथ काम नहीं कर सका, एक मधुबाला जी
और एक नूतन, दोनों ग्रेट आर्टिस्ट थी। मुमताज वगैरह सब ने किया। तो आपने गुलजार साहब का जिक्र किया। गुलजार साहब का कल ही 81 साल के हुए गुलजार। तो गुलजार साहब को सलाम करते हुए गुलजार साहब का फेमस डायलॉग जो आज भी बहुत प्रचलित है पूरे देश में, मेरे अपने का, आए तो कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जा मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। ये सारे मंत्री संतरियों के लिए हैं जो बीजेपी में हैं, इन्होंने चेतावनी दे दी है। और उनके लिए एक और भी है, खामोश। अभी आप बार बार आडवाणी जी का जिक्र कर रहे थे, गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड, और ये भी आपने कहा कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था मिला उनको, लेकिन थोड़ा और मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि 2017 में अगर स्थितियां सब ठीक रहती हैं तो उनको राष्ट्रपति बना दिया जाना चाहिए? मुझे तो आपके सवाल से ये लगता है कि ऐसा ना हो कि इतनी तारीफ मैंने कर दी है और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कहीं अब जो और मंत्री बनने का भी चांस हो भी तो लगता है मेरा भी कहीं टल जाए 2017 तक। तो लेकिन बहरहाल आडवाणी जी युवा हैं, आडवाणी जी आज भी उनकी थिंकिंग बहुत शार्प है, वो स्टेट्समैन हैं, बहुत एक्टिव हैं, और मुझे लगता है 2017 का इंतज़ार क्यों करें, उसके पहले ही बहुत कुछ हो सकता है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, अनुपम खेर, उनका एक बहुत बढ़िया प्ले आपने भी देखा होगा, सुना होगा, उसका टाइटल था कुछ भी हो सकता है। तो यानी कुछ भी हो सकता है और होना चाहिए। चलिए और फीते खोल दिए जी। मैं प्रदीप कौशल हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। मेरा सवाल थोड़ा चुनावों से हटके है। संसद के कामकाज में जो विप की व्यवस्था है उसके विषय में आपकी क्या राय है, एक, और दूसरा क्या आप एक ही सवाल लेते हैं जी। नहीं, इसी से जुड़ा है, पूरा कर दूं प्लीज पूछिए कि इसी संदर्भ में क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि संसद सदस्य अपने विवेक से अपनी राय दे सकें, वोट दे सकें? आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछ रहे हैं। जब पार्टी का आदेश होता है तो अध्यादेश होता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय या इच्छा तो यही है जो आपने पार्ट 2 में कहा कि संसद सदस्य को अपने विवेक से वोट देने का हक होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन जब आप किसी पार्टी में जाते हैं और किसी पार्टी में रहते हैं तो उसके सूत्र में या उसके दायरे में आप बन जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैंने जब महिला आरक्षण बिल की बात हुई थी तो हमने बहुत लोगों को देखा जो कह रहे थे कि आप विप से नहीं करें। वो आपने देखा होगा करीब करीब बहुत जगह तो बगावत सी हो रही थी। उन्होंने कहा महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। मेरे नज़रों में तो 100% दे दो इनको, इनसे बढ़ के और कौन हो सकता है। लेकिन वहाँ पे कहा गया कि वोट करो आप पार्टी के लाइन पे, तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं, ये विवेक के आधार पर होना चाहिए। ऐसे कैसे वोट, पहले उसका रास्ता तो बनाओ कि आप 2 सत्र के बाद एक महिला को दे दें तो वो आखिरी सत्र में काम ही नहीं करेगा पुरुष। जब उसको लगेगा कि हमारे सीट नहीं रहनी है, महिला जो आएगी उसके लिए कई लोग काम नहीं करेंगे वहाँ पर जो नहीं जानते, बहुत सारी बात हो जाती है। तो सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, होना ऐसे ही चाहिए जी। अगला सवाल जी, स्मिता गुप्ता, हिंदू। अब माइक थोड़ा पास लाइएगा स्मिता। बीजेपी ने घोषित कर दिया है कि बिहार के चुनाव में कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नहीं अनाउंस करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कैंपेन की चेहरा रहेंगे और उनके नेतृत्व और उनकी पर्सनालिटी के पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप इससे सहमत हैं? अब तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब तो सहमति और असहमति की कोई बात ही नहीं होगी। हम लोग अपने प्रधानमंत्री की तो बहुत कदर करते हैं, और ये भी सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा अभी देश में कोई स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर नहीं है आज के दिन। जो उनकी पकड़ है, जो इनकी एनर्जी लेवल जो उनका है, कमाल करते हैं, गजब कर रहे हैं। बिहार में मैंने खुद कहा था कि फेस होता तो बेहतर होता। ज़रूर आपका सिपा सालार कौन है, लीड कौन कर रहा हो, मैं ज़रूरी नहीं, मैं तो कहा कि मैं रेस में हूँ ही नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं है, मैं मंत्री संतरी कुछ नहीं है। अभी हमारी निगाह है कि किस तरह हम लोग अच्छा करें और किस तरह बिहार को और गतिशील कर सके, प्रगतिशील कर सके। हमारा कोई नेता होता तो हमारा ख्याल है बहुत अच्छा होता, नेता यानी फेस होता तो। लेकिन अगर नहीं हुआ है
तो अब देर हो गई है, अब कंफ्यूजन पैदा होगा। अब हमारे नेता हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, हम लोग बहुत उनके आभारी हैं कि अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एनर्जी लेकर सामने आ रहे हैं। तो अब जो है वक्त बहुत कम रह गया है, हमारे यहाँ कंटेंडर ज़्यादा है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नेता ज़्यादा है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार ज़्यादा हैं और कार्यकर्ता कम दिख रहे हैं। तो हमें उनमें सबका जोश का संचार करना चाहिए और सब, हालांकि सब अच्छे लोग हैं, हम समझते रिजल्ट अच्छा होगा। जी हरीश जी चाहेंगे कि सिन्हा साहब जी प्लीज। जी हाँ संजय कुछ बोल। आप चाहेंगे, नीतीश कुमार की आप इतनी तारीफ करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर भी रहे हैं, आप चाहेंगे उन्हें दोबारा फिर से मुख्यमंत्री देखना 5वीं बार? देखिए ये ट्रिकी सवाल है। अभी ये कि मैं किस पार्टी का हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो लोग भी आए बहुमत के प्रतीक होंगे और जो बहुमत का प्रतीक जो भी होगा मुख्यमंत्री, हम उनको सलाम करेंगे और अपना हो तो बहुत अच्छा है। शत्रुघ्न जी, हरीश गुप्ता मेरा नाम है जी, प्रणाम जी। आपसे सारे किस्म के सवाल हो गए, आप दमन और सम्मान के बीच में हैं और फिल्मों में आप विलन से हीरो बने, राजनीति में कुछ लोगों ने आप ही की पार्टी में आपको हीरो से विलन बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। लेकिन बना नहीं पाए। अब ये तो आपके इन सवाल जवाबों से लग रहा है कि आप खुद भी कहीं इसके बीच में झूल रहे हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे, आपके दोस्त यशवंत सिन्हा का ये कहना था कि पार्टी में 75 साल से ऊपर वाले ब्रेन डेड हो गए, आप तो 75 से नीचे वालों में हैं। बहुत नीचे वालों तो ये जो बहुत नीचे वाले हैं, इनको किस कैटेगरी में आप क्या नाम देंगे? ये तो ब्रेन डेड है नहीं, बॉडी डेड नहीं है। नहीं, ये तो बड़े फर्टाइल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं इनका। तो ये डरा हुआ कौन है इन फर्टाइल लोगों से? नहीं, पॉलिटिकल डेड कौन है? अभी नहीं, अभी बहुत देर। तो इसको आप क्या नाम देंगे? क्योंकि देखिए, यशवंत सिन्हा जी की हम बहुत कदर करते हैं, वो मेरे बड़े भाई समान हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत ही मैच्योर्ड हैं, गजब के ब्यूरोक्रेट रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी हम जैसे लोगों को फर्दर इंस्पायर करने में यशवंत भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये मेरे सामने कहा था उन्होंने और उस पर अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं। उन्होंने कहा था कि 75 के ऊपर जो लोग हैं वो ब्रेन डेड साबित हो चुके हैं, कर दिया गया उनको, कोई तारीख भी बताई थी उन्होंने। बहरहाल ये मई 2014 बताई थी उन्होंने। हाँ, मई 26 मई 2014 बताई थी उन्होंने। लेकिन मैं उनकी इतनी कदर करता हूँ कि कई बार उनकी बात से अगर मैं सहमत ना भी हूँ तो मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। मिसाल के तौर पे आज ही मैं कहीं देख रहा था किसी चैनल पे कि पाकिस्तान से जो बातचीत हो रही है वो बातचीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत गुणी आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है वो, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल, जैसे उस बात पे भी मैं कहूँगा नहीं, मैं इस मामले में, अब लोग गलत अर्थ निकालें, लेकिन मैं मणिशंकर अय्यर से बहुत मामले में कायल हूँ। मेरे सामने ही कहा था पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर है, उनकी बात को हमने दोहराई भी थी और आप लोगों ने भी प्रशंसा की थी। उन्होंने जो पिलडेट के कार्यक्रम में गया था, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, हम लोग कई लोग थे, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि नहीं, बातचीत जो है वो चलते रहनी चाहिए, अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल, अनइंटरप्टेबल हो और अनइंटरप्टेड हो। मगर आपकी तो बात ही नहीं चल रही, आपकी तो बातचीत डेड है। मेरी नहीं बात कर रहा हूं मैं, आज नहीं तो मेरा सवाल तो ब्रेन डेड से है कि आपकी बातचीत कहाँ पे डेड है? नहीं, मेरी डेड एंड पे है। नहीं, मेरी अगर बातचीत डेड एंड पे होती या डेड होती तो आज आप लोग इतना प्यार दे रहे होते कि इतनी बातचीत मुझसे कर रहे होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस एबीपी में बुलाया होता क्या? नहीं, आपकी पार्टी में आपकी बातचीत डेड एंड पे है क्या? नहीं, वो तो फिर शुरू हो जाएगी, वो तो बात नहीं खत्म। संतोष जी। शत्रु जी, मेरा नाम संतोष भारती है। संतोष जी, आपकी तारीफ देश में इसलिए होती है कि आप पहले वो आदमी हैं, बहुत सारे लोग होंगे लेकिन जिनको लोग जानते हैं, जो विलेन बन के भी तालियां बटोरते थे। और मैं निश्चित हूं कि आज का इंटरव्यू भी आपका तारीफ बटोरेगा, लेकिन आपकी पार्टी के मन में दर्द है आपको लेके बहुत ज़्यादा। जिसने आपको 4 बार संसद में भेजा, जिस पार्टी ने, उस पार्टी के भीतर आपको एक भी आदमी मुख्यमंत्री पद के नाते नहीं लगा। एक दूसरी चीज़, आप परसेप्शन बनाने वालों में हैं। आपने राजीव गांधी के को बोफोर्स में दागी बनाने में आपने बड़ा रोल प्ले किया, देश में सभाएं की उसके लिए, हम लोगों ने रिपोर्ट किया है आपको। लेकिन शत्रु जी, उसी तरीके से आपने
एक परसेप्शन बनाया भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, रामविलास पासवान है जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रामविलास पासवान हकीकत में हो नहीं सकते हैं, ना उनके एमएलए होंगे, ना कोई करेगा। इसका मतलब आप सीधे सीधे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का दोबारा एक माहौल बना रहे हैं। ये आपके पार्टी के लोगों का दर्द है। इस दर्द को आप दूर करेंगे या इस स्थिति को बना रहने देंगे? नहीं, इस तर्क को मैं दूर कर रहा हूँ और करूँगा। मैंने रामविलास जी का नाम किया। रामविलास जी बहुत हमारी नज़रों में तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। चूँकि जैसा मैं इनको बता रहा था अभी कि अभी यहाँ पे हमारे यहाँ अब क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार ज़्यादा दिखते हैं और कहीं उसमें और कन्फ्यूजन हुआ। हमारे काबिल बहुत लोग हैं। क्यों सुशील मोदी काबिल नहीं है? ज़रूर काबिल हैं। हमारे सीपी ठाकुर साहब सीनियर हैं, क्यों नहीं काबिल हैं? हमारे चंद्रमोहन राय जी हैं, बहुत सारे लोग, मैंने इतने लोगों के नाम, अश्वनी चौबे, बहुत सारे लोग हैं। करने को उनको सपोर्ट मिल जाए तो क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब देखा ऐसा नहीं हो रहा है तो हमने कहा जो सर्वदल उसको माने, एक ऐसा चेहरा बताओ। इसलिए मैंने अपनी व्यक्तिगत राय दी कि आप तो रामविलास पासवान जी इतने अच्छे हैं, उनको बनाइए अपना। लेकिन उसके अंदर कोई राजनीति ये नहीं कि हम किसी और के बारे में किसको बनाना चाह रहे थे। मेरी मंशा ये थी कि मामला सलट जाए, अच्छे से हो जाए, बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी फर्दर कंट्रोवर्सी के। पहले तो हमने अपने लोगों का नाम लिया, पर हमने कहा वो एक्सेप्टेबल है रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान रिस्पेक्टेबल है, और रामविलास पासवान एबल है, एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको बना, इसलिए बात की। लेकिन अब मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, चूँकि अब चुनाव की घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनने का कोई एक आदमी, देखिए ये तो उनको तय करना है पार्टी को, मेरी कोई इच्छा और अपेक्षा है ही नहीं अब खासकर। और अगर उनको मेरे हाथ में फैसला करना होता तो मुख्यमंत्री क्या, मैं तो अपने आप को प्रधानमंत्री बना दिया होता मैंने। आई नो इसका मतलब गलत निकलेगा, जब चलाएंगे एबीपी उसी पोर्शन को चलाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर फैसला करना मेरे हाथ में होता तो मुख्यमंत्री क्या, मैं अपने आप को प्रधानमंत्री बना देता। लेकिन ये फैसला आपके हाथ में नहीं होता, ये फैसला पार्टी करती है। ये मैंने बहुत पहले अमिताभ बच्चन के बारे में कह दिया, लोगों को गलतफहमी हो गई कि हमने कहा कि अमिताभ बच्चन 100 साल फिल्म इंडस्ट्री के हो गए हैं, तो ये फिल्मों से अगर जाए कोई आदमी तो अमिताभ बच्चन से बेहतर कौन हो सकता है भारत के राष्ट्रपति के लिए। मैं उसकी तुलना कंपेयर में किसी से नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि चूंकि आदमी रेस्पेक्टेबल आदमी है, इतने सालों का तजुर्बा है और बनेगा तो फिल्मों की शान बढ़ेगी, अमिताभ की भी शान बढ़ेगी और हम देश के बाद नाम बढ़ेगा कि आप देखो उस जोन से भी एक आदमी को लाया। लेकिन बनाएगा कौन? वो भारत की जनता, और उससे ज़्यादा आपके पास सपोर्ट बेस। मुझसे नीतीश बाबू के बारे में पूछा गया था, मैं कह चुका, एक बार दोहराता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। कहा गया कि क्या नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मटीरियल हैं? मैंने कहा यश यकीनन प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नीतीश कुमार यकीनन प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूँ अगर हमारे पास सपोर्ट बेस हो, वोट्स हो, संख्या हो और आशीर्वाद हो पार्टी का। बाकी सब कट गया और आया वो, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ यकीनन बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं, बाकी लाइन कट गई। ये जो किस्सा होता है चुनाव से पहले का, ये शत्रुघ्न बीमारी जो होती है कि आप रूठ जाते हैं हर बार, एक प्रेशर सा क्रिएट करते हैं आप। क्या आपको नहीं लग रहा कि इसकी भी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, अब ये चल नहीं रहा है जिस तरीके से पहले होता था? क्या आपको ऐसा ये एहसास होता है? अगर ये चल नहीं रहा होता तो आप मुझसे ये सवाल ही नहीं कर रहे होते। तो आप मान रहे हैं कि ये कुछ है जो चल रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रेशर टैक्टिस नहीं है, ये कंसर्न है, लोगों को फिक्र है। आप लोगों की फिक्र को लेकर सामने तो आ रहे हैं, लोगों की चिंता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस आदमी की छवि ठीक नहीं है? शायद सबसे अच्छी छवि होगी। आज तो एक आरोप नहीं, एक इनकम टैक्स का अटैक नहीं, एक FIR नहीं, जो इतने सालों से जनजीवन से जुड़ा हुआ, लगातार संघर्ष करता और सुख दुख का भागीदार है, उस आदमी के ऊपर आप उसको अलग कर दरकिनार करना चाह रहे। क्यों? क्या वो अच्छे मतों से नहीं जीतता है? आपने कहा कि 4 बार पार्टी ने भेजा, 4 बार पार्टी ने नहीं भेजा, 2 बार पार्टी ने भेजा और 2 बार पब्लिक ने भेजा मुझको, पार्टी के आशीर्वाद से, लेकिन पब्लिक ने भेजा। उस आदमी जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीते जा रहा है, लोगों का नंबर्स कम होते हैं हर चुनाव में, मेरे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं बहुत बुरी तरह, अच्छी तरह, उसको आप छोड़ के कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हो? क्या आप उससे गेन करने वाले हो? शायद गॉड फॉरबिड घाटा हो सकता है, इससे फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने कहा जहाँ बुलाया जाता मैं जाता हूँ, जहाँ नहीं बुलाया जाता हूँ वहाँ कोई मेस या कंट्रोवर्सी फर्दर क्रिएट ना करूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ मैं।
धमकी तो नहीं है इसमें, कहीं चेतावनी तो नहीं है कहीं छुपी हुई? नहीं नहीं, अपने लोगों को क्या चेतावनी देना, कभी कभी नसीहत दे देता हूँ, कभी कभी दर्पण दिखा देता हूँ सच्चाई। ये जो 15 महीने बीते हैं उसको आप कैसे आंकते हैं मोदी सरकार के? क्या ये जो कहा जा रहा है कि भाई पहले कहा जाता था कि कोई दागी नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार के किसी पर आरोप नहीं लगे, कहा गया कि 100 दिन में 15-15 लाख आ जाएंगे, विपक्ष जिन बातों को उठाता है, इन दोनों मुद्दों को अगर आप सोचें, इन दोनों के बारे में कैसे आंकते हैं मोदी सरकार के? दिबांग जी, आप बहुत ही मैच्योर्ड हैं, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, लेकिन आप भी थोड़ी मेरी मैच्योरिटी के तकाजा को समझेंगे कि जहां मैं डिसीजन मेकिंग बॉडी का अंग नहीं हूं, तो मेरे लिए इन सब बातों पे रोशनी डालना बेहतर नहीं होगा, इन बातों पे बातचीत करना अच्छा नहीं होगा। कई मामले मेरे लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के हैं और कई मामले मेरे लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आ जाता है मेरे। और ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन भी देंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। लेकिन ये वो दौर भी है जिसमें आप कह सकते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना। धन्यवाद। और 5 में से 3 जवाब देते हैं तो एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट रैप भी है, गिफ्ट भी है। ये सस्पेंस आज खुलना ही चाहिए, बहुत बहुत बड़ा सस्पेंस है कई हफ्तों से। पहला सवाल है कि अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे, केंद्र में मंत्री या बिहार का मुख्यमंत्री? केंद्र में मंत्री। अच्छा, आपने इसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल है, एक बार आपने कहा कि आपकी निजी जिंदगी का सवाल है, आपने निजी जीवन का सवाल है, आपने खुद कहा कि 2 बार आपकी पत्नी ने आपको रंगे हाथों पकड़ा। सवाल यह है कि ज्यादा मुश्किल कब होती है, पहली बार पकड़ा जाना या दूसरी बार पकड़ा जाना? दूसरी बार पकड़ा जाना, क्योंकि मुश्किल भी होती है, उससे सबक में मिल जाता है। जैसे मेरी पत्नी को मैंने कहा, और पत्नी ने मुझसे कहा कि आज के बाद अगर मुझे किसी और लड़की के बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं वफादार पति हूँ। वो दिन और आज का दिन मैंने उनको पता चलने ही नहीं दिया। आपकी राय में बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सुशील मोदी जैसा या नीतीश कुमार जैसा? और आपने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो सवाल का जवाब ना भी दे सकता हूँ, तो इस सवाल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दें तो बेहतर होगा। चलिए, इसके आगे खामोश लिख देता हूँ। हाँ, ये अच्छा, ये क्यों दिया? हाँ, आप कहना चाह रहे हैं खामोश? खामोश। आपको क्या लगता है कि बेहतर प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा मैं कहता हूँ, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ अभूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनको मैं कहता हूँ डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता ये सब उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, उन्हीं से सीखे हुए हैं। वो एक मील का पत्थर साबित किया उन्होंने अपने आप को। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो यकीनन ऑल टाइम बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, जो काइंड भी थे, ह्यूमन भी थे, पोएट भी थे। आज पोएट्री अगर नरेंद्र मोदी जी में भी आ रही है, या उनके बोलने का अंदाज, ओरेटरी पार एक्सेलेंस अटल जी में, तो आज मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी में भी जो आज ओरेटरी देख रहे हैं आप, जो जोश देख रहे हैं, जो एनर्जी देख रहे हैं, जो अंदाज बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना कोई नई बात इस दुनिया में, कोई नई बात नहीं। तो अंदाज बयां जो है वो सब अटल जी की देन है। मुझे लगता है सबसे बड़ा योगदान अटल जी का, इसलिए अटल जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री। चलिए, आपके अच्छे दिन कब थे शत्रुघ्न सिन्हा जी? जब आप फिल्मों में थे, आपकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थी, या अब जो आप राजनीति में हैं, जहां आप इधर की रहते हुए उधर की रहते हुए, कभी इधर की एक्टिंग कर रहे हैं, कभी उधर की एक्टिंग कर रहे हैं? मैंने सुना है दिबांग जी, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आने वाले हैं, आने वाले हैं जी। तो मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है जी। पर यहाँ 2 ऑप्शन हैं आपके पास और उनमें अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो इनमें से आप क्या चुनना चाहेंगे? पहले जब आपकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी, या जिस स्थिति में आज आप हैं? पहले चूंकि वो प्रोफेशन था
आज के दिन मिशन है, तो जाहिर है मिशन में और मिशन के ज़रिए अगर मैं ज़्यादा भला कर सकता हूँ, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ, लोगों को खुशी दे सकता हूँ, देश का विकास और आर्थिक उन्नति पहुँचा सकता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया यही है। अच्छे दिन मैं मानूंगा मेरे मिशन यानी मेरे राजनीति जो सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हुई है उसके ज़रिए है। तो एक तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमाल है कि आपने 5 में से 4 जवाब दिए हैं और अब एक तक किसी ने भी, खामोश हाँ, एक पर खामोश का, अब तक किसी ने भी 5 में से 4 जवाब नहीं दिए। ये गिफ्ट हैम्पर आप पकड़िए। थैंक यू दिबांग जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। आप तमाम लोगों का भाई, आप लोग ऑल हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी नाइस। मैं सबका, और इसमें बांटने लायक हुआ तो मैं सबको बांट दूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही। अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे एक और खास मेहमान। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। थैंक यू वेरी